So yes, welcome to the second class of this GST Express batch. बट सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मतलब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको आने वाले सारे चैप्टर्स में यूज़ होने वाले। तो आपको ये सारे डेफिनेशंस अगर पता होंगे तो कंसेप्ट जो है वो रिकॉल करने में और समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन ने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, जीएसटी क्यों आया था, जीएसटी का मतलब बेनिफिट्स क्या है, नीड क्या है, ये सब पढ़ लिया। जीएसटी नाम में ही क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो गुड्स मतलब क्या होता है, देखो गुड्स मीन्स गुड्स अदर देन बट इंक्लूड्स। तो ये तीन अपन पार्ट में इसको ध्यान रखते हैं। गुड्स मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में नहीं आता। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो मैं जब वो बता रही थी कि सेल और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी। क्यों आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी? बिकॉज वो गुड्स में नहीं आता। ठीक है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आती है आपके गुड्स में। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अब मनी, 100 रुपए का नोट कितने में बेचोगे आप? ठीक है, तो मनी गुड्स में नहीं आता, राइट। सो अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज ऑल्सो। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन पढ़ेंगे हम आगे, मनी का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट उसमें इंक्लूड क्या होता है आपका, एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हो, अभी ग्रो हुए नहीं है, ग्रोइंग है। ठीक है, फिर ग्रास एंड थिंग्स विच इज अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। मतलब आपने अग्री कर लिया कि जब ये पूरा उग के रेडी हो जाएगा तो मैं खरीदूंगा, यू हैव अग्रीड, तो भी इसको अपन क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। समझ आई बात? या तो बिफोर सप्लाई तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई अग्री किया है कि जो भी चीज़ ये लैंड का पार्ट है, जो भी कुछ क्रॉप्स उग रहे हैं, वो मैं जब उग जाएंगे तो मैं खरीदूंगा। समझ आई बात? तो इसको किस में इंक्लूड किया गया है, गुड्स में। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and security, but what includes, it includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land। देखो लैंड गुड्स नहीं है, बट लैंड में जो चीजें लैंड का पार्ट है वो गुड्स है, which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। डन। अभी इसमें 3 वर्ड्स के डेफिनेशन अपने को और पढ़ने, मनी, सिक्योरिटीज और एक्शनेबल क्लेम्स। मनी क्या होता है, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी हो गया, चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, कोई भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है वो होगा आपका पैसा। ठीक है, बट क्या इंक्लूड नहीं होगा, अगर आपको शौक है कि मैं पुराने नोट जो है वो संभाल के रखूंगा, ठीक है, 75 पैसे, 25 पैसे, 4 आना, ये सब मेरे को संभाल के रखने, मुझे कलेक्शन करनी है, ये मनी में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब वो गुड्स हो सकता है, उसको आप बेच सकते हो तो वो गुड्स में आएगा, है ना। बट शेल नॉट इंक्लूड करेंसी विच इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। मतलब जो पुरानी नोट करेंसी आपने होल्ड कर रखी है वो आपका करेंसी में इंक्लूड नहीं होगा। समझ आई बात? और क्या इंक्लूड हो सकता है मनी में, आपके कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये सब आपका मनी में इंक्लूड होगा। डन। अब आते हैं सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ मतलब सिर्फ वो वाला ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी, उसमें मत चले जाना। सिक्योरिटीज़ मतलब होता है आपका शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फिर राइट्स और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटीज़ जो आपको उससे मिलता है, डिविडेंड वगैरह, जो भी आपका राइट है उस सिक्योरिटी में। ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो सब किस में इंक्लूड होता है आपका, सिक्योरिटीज़ में। और सिक्योरिटीज़ में और क्या क्या इंक्लूड होता है, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। अच्छा, डेरिवेटिव, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स का इन डिटेल आपने पढ़ाई जो है वो सीए फाइनल पे करनी है। मैं ऐसी फॉर एग्जांपल, जैसे डेरिवेटिव्स क्या होता है ना, डेरिवेटिव्स में मान लो फॉर एग्जांपल आपके स्टॉक की प्राइस 2000 है, आपने एक ऑप्शन खरीदा, यू बायड एन ऑप्शन। ऑप्शन क्या खरीदा कि मैं इसको फ्यूचर में 2100 में खरीदूंगा। अब मान लो इसकी जो प्राइस है वो 2300 हो गई, तो आपका ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। आपने ऑप्शन बाय किया था कि चाहे इसकी प्राइस जितनी भी हो मैं इसको 2100 में फ्यूचर में खरीदूंगा। समझ आया? तो ऑप्शन क्या है, एक तरीके का आपका डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टॉक के प्राइस के ऊपर।
ठीक है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज बोलेंगे। डेरिवेटिव फॉरवर्ड हो गए, फ्यूचर्स हो गए, जिसको जिसमें आप सट्टे लगाते हो, पैसे लगाते हो, वो भी आपका सिक्योरिटीज में इंक्लूड होता है। अब आपको पता है गुड्स में मनी और सिक्योरिटीज दोनों ही इंक्लूड नहीं होते, तो इसमें जीएसटी तो नहीं लगेगा, बट जीएसटी कब लगेगा, व्हेन इट इज सेटल्ड बाय डिलीवरी। ओके, तो बट जीएसटी लेविएबल इफ सेटल्ड बाय डिलीवरी। ये हो गया सिक्योरिटीज का डेफिनेशन। अब बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम तो गुड्स में इंक्लूड होता है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसा समझ लो कि क्लेम अदर देन अ सिक्योर्ड डेट। मतलब आप फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस लिया आपने, ठीक है, इंश्योरेंस लिया आपने, अभी जो इंश्योरेंस आपने लिया, आपको इसका जो पैसा मिलेगा, ठीक है, जब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इंश्योरेंस का पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे, तो आपका अधिकार है वो इंश्योरेंस का पैसा लेना, ठीक है, भले ही आपने इसके अगेंस्ट कोई ऐसे डेट नहीं, मतलब आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई है ना, बट क्या आपको अगर इसका पैसा नहीं मिलेगा तो आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस हो गया, चाहे आपका रेंट हो गया। रेंट लेना आपका अधिकार है, आपको वो क्लेम करना आपका अधिकार है। अगर वो रेंट आपको नहीं मिला तो क्या उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम मीन्स ऐसा क्लेम, किसी भी डेट का क्लेम टू एनी डेट, और वो डेट कैसा होना चाहिए, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, अनसिक्योर्ड डेट होना चाहिए, ठीक है, विच द सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइज एज अफोर्डेबल ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, चाहे वो डेट, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional, contingent, जैसा भी हो, आप उसके अगेंस्ट क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो, और वो कैसा होना चाहिए, सिक्योर डेट नहीं होना चाहिए, अनसिक्योर डेट होना चाहिए। तो ये गुड्स में इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, यस, इट इंक्लूड्स। अब आगे आप लोग पढ़ने वाले हो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, मीन्स द एक्शनेबल क्लेम विच इज इन्वॉल्व्ड इन और बाय वे ऑफ बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ये 6 तरीके के स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आपको ध्यान रखने हैं, बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, इसका हर चैप्टर में प्रोविजन है। चलो अब आते हैं गुड्स का, पूरा अपन ने इंडेक्स डेफिनेशन पढ़ लिया। सर्विस का डेफिनेशन क्या होता है, देखो, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। सर्विस मतलब हर चीज, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, ये तीनों को ही बाहर निकाल दिया गया, सर्विस नहीं है ये। गुड्स भी, मनी और सिक्योरिटीज तो गुड्स भी नहीं है, और ये सर्विस भी नहीं है, ठीक है। क्या इंक्लूड होगा लेकिन सर्विस में, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड। आप अगर बैंक में जाते हो, मान लो आपके पास कुछ एक करेंसी है, डॉलर है, उसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट कराना है, आपने रुपीज़ में तो कन्वर्ट करा लिया, तो आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे सेपरेटली, उसको कन्वर्जन चार्जेस बोलते हैं। अगर आपसे वो कन्वर्जन चार्जेस लिए जाएंगे, कुछ सेपरेट चार्जेस कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा, वो चार्जेस को अपन किस में इंक्लूड करेंगे, सर्विसेज में, उसको अपन सर्विस मानेंगे, ठीक है। सो देखो, बट इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फर्म करेंसी और डिनोमिनेशन, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया है, ध्यान रखना। बात करते हैं सर सप्लायर कौन होता है। सप्लायर जो गुड्स सर्विस या फिर कुछ दोनों सप्लाई करता है, बाद में इसमें और इंक्लूड किए गए डेफिनेशन में। डेफिनेशन इंक्लूड्स एजेंट्स एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर का एजेंट है वो भी सप्लायर माना जाएगा, ठीक है। एंड जो पर्सन ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है, क्या चीज, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड, देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, राइट, यस, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, वो भी हम क्या मानेंगे, उसको भी सप्लायर मानेंगे। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मैंने आपको बता दिया, मान लो कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग पूरा अरेंज कर रहा है, तो जो अरेंज कर रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग, उसको भी अपन क्या मानेंगे, सप्लायर मानेंगे। दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु ओन, ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई। जैसे आपका वो हो गया Dream11, ठीक है, वो जिस प्लेटफॉर्म में हो रहा है, जो उसको मैनेज कर रहा है, उस इंडिविजुअल को भी अपन क्या मानेंगे, सप्लायर मानेंगे। इवन इफ द सप्लाई इज इनडायरेक्ट और द कंसिडरेशन मतलब मनी या फिर कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट हो, वो आपको रिसीव हुआ है थ्रू दी पर्सन, उनको भी अपन क्या मानेंगे, सप्लायर मानेंगे, ठीक है। सारे लीगल प्रोविजंस जैसे नॉर्मल सप्लायर के ऊपर अप्लाई होते हैं, वैसे ही इस सप्लायर के ऊपर भी अप्लाई होंगे, ठीक है। ये हो गया सप्लायर।
अब अपन आते हैं रेसिपिएंट के ऊपर। रेसिपिएंट कौन होता है सर? देखो, जहां पर भी कंसिडरेशन पेएबल है, ठीक है, जहां पर भी कंसिडरेशन पेएबल है, तो उस केस में जो पर्सन पे करेगा, लाइबल होगा पे करने के लिए। अभी इजी भाषा में समझना, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए कि रेसिपिएंट कौन होता है, सप्लायर कौन होता है। आप दुकान गए चिप्स लेने, आपने चिप्स लिया, पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। तो इस ट्रांजैक्शन में रेसिपिएंट कौन होगा? आप होगे जो पैसा देगा। तो नॉर्मल सी बात है भाई, जो पैसा देगा वो रेसिपिएंट होगा, जो पैसा लेगा वो सप्लायर होगा। ये आरसीएम चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझना, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इसमें अब लॉ की लैंग्वेज में अपन पढ़ लेते, जहां पे कंसिडरेशन पेबल है तो जो पर्सन लाइबल होगा कंसिडरेशन पे करने के लिए वही कौन होगा? रेसिपिएंट होगा। जहां पे कोई कंसिडरेशन पेबल नहीं है उस केस में जिस भी पर्सन को गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको पोजेशन में गुड्स दिए जा रहे हैं यूज करने के लिए, उस पर्सन को क्या मानेंगे अपन? रेसिपिएंट मानेंगे, ठीक है। एंड थर्ड, जहां पे कोई भी कंसिडरेशन पेबल नहीं है फॉर सर्विसेज, और ये पता है किसका था? फॉर गुड्स, ठीक है। तो सर्विस जिसको भी रेंडर की गई उस पर्सन को अपन रेसिपिएंट मानेंगे, सिंपल। एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम अ सप्लाई इज मेड इज कंसिडर्ड द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। मतलब जिसको भी सप्लाई की गई है जिस पर्सन को, उसको अपन रेसिपिएंट मानेंगे, और रेसिपिएंट का एजेंट उसको भी अपन क्या मानेंगे? रेसिपिएंट मानेंगे, सिंपल। आ जाओ कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन क्या होता है? पैसा देना, चाहे वो मनी में हो चाहे वो किसी और फॉर्म में अगर आपने पैसा दिया है तो वो भी आपके कंसिडरेशन में इन्वॉल्व होगा। सो पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस फॉर द सप्लाई। आपने पैसा दिया कुछ करने या फिर कुछ ना करने के लिए, आपने मना किया है कि आप मेरे बाजू में शॉप मत खोलना, उसके लिए मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, तो ये जो आपने पैसा दिया है वो कुछ ना करने के लिए दिया है, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। और ये पैसा कौन देता है? आपको पता है, रेसिपिएंट देता है, या फिर कोई भी अदर पर्सन रेसिपिएंट के बिहाफ में अगर दे रहा है तो दैट पर्सन विल बी द रेसिपिएंट ऑल्सो, ठीक है। लेकिन सर ध्यान दीजिएगा, सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती है। जो किसने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी नहीं है ना इसमें। सिर्फ और सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी देती है वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती है। अरे भाई, उन्होंने आपको सब्सिडी दी है, ठीक है, उसको आप कंसिडरेशन में इंक्लूड करके क्या उसमें वापस से जीएसटी दोगेगा गवर्नमेंट को? नहीं ना, तो सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये वाली, डिपॉजिट टू बी रेंट कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली व्हेन अप्लाइड एज कंसिडरेशन फॉर द स्टेट सप्लाई। मैम ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, आप इंटर के बाद बढ़िया आर्टिकलशिप करने बाहर गए, आपने हॉस्टल चूज किया कि मैं इधर रहूंगा या फिर रहूंगी, तो आपको हॉस्टल वाले क्या मांगेंगे? आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेंगे। मान लो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा 50,000 का, ठीक है, और मंथली जो आपके रेंट लेते वो तो अलग है, ठीक है। तो ये 50,000 क्या आपका कंसिडरेशन, इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? पता है इसका लॉजिक, इसका मतलब कॉन्सेप्ट कैसा होता है? 50,000 आपने हॉस्टल में जब आप एडमिशन ले रहे थे तब आपने दिया, आपका जब टेन्योर पूरा हो जाएगा, जब आप हॉस्टल से वापस आ जाओगे तो आपको 50,000 वापस दे देंगे उन लोग। तो इस 50,000 को क्या अपन कंसिडरेशन मान सकते हैं क्या? आप ही बताओ। आपने दिया, आप ही वापस लेके उसको जा रहे हो 50,000 को, तो ये मानेंगे कब? मान लो आपने 2 महीने का रेंट पे नहीं किया, और जो हॉस्टल की वार्डन है उसने क्या किया? गुस्से में 50,000 में से, गुस्से में क्या, यही होता है, 50,000 में से आपका रेंट काट लिया, तब मानेंगे इसको कंसिडरेशन। जब तक यूज नहीं हो रहा है तब तक कंसिडरेशन नहीं, बट जैसे ही वो अप्लाई हो चुका है एज अ कंसिडरेशन फॉर द स्टेट सप्लाई, सिर्फ तभी उसको क्या मानेंगे अपन? कंसिडरेशन में इंक्लूड करेंगे। आई होप ओवरव्यू देते देते मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी चले जा रही हूँ, बट हाँ अपन टाइम को मैनेज करते हुए चल रहे हैं। फिर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है सर? जिसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और सेम पेन है, चाहे वो सेम स्टेट में ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो, और डिफरेंट स्टेट है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। अब आते हैं अपन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में। ये क्या होता है? एक रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट है किसी एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, और दूसरी एस्टैब्लिशमेंट है कहाँ पे? डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ज़रूरी नहीं है कि ये रजिस्टर्ड हो, दूसरी जो स्टेट है, दूसरी जो एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स को अपन क्या मानेंगे? एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आपका गुजरात में मान लो
कपड़ों का बिजनेस है, कपड़ों की शॉप है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है आपने, और दूसरी कोई स्टेट है मान लो छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर आपने क्या कर रखा है, एल्कोहलिक लीकर का शॉप खोल रखा है, तो यहाँ पे क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो ये दोनों को अपन क्या बोलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, सिंपल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चैप्टर में भी काम आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी काम आएगा, आगे फाइनल लेवल पे भी काम आएगा, तो अभी से ध्यान देना। रिलेटेड पर्सन कौन होता है, मैंने इसका एक न्यूमोनिक बनाया है, क्या बनाया है, कॉप्स फंसे। सीए बनने के बाद अगर आपने सीओपी ले लिया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो आप फंस गए, फिर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक याद करने के पर्पस के लिए बनाया है। ठीक है, COPS और फंसे, तो सी से क्या आएगा सर, कंट्रोल, टू एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय सेम पर्सन, अगर A, B और C ए और बी को कंट्रोल करती तो ए और बी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। वैसे ही ऑफिसर डायरेक्टर इन वन अनदर्स बिजनेस, ये एक बिजनेस है A लिमिटेड, ये दूसरा बिजनेस है B लिमिटेड, इसका ऑफिसर जो है B लिमिटेड का डायरेक्टर है और इसका ऑफिसर जो है वो A लिमिटेड का डायरेक्टर है, तो एक दूसरे के बिजनेस वाले ऑफिसर डायरेक्टर भी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। फिर आपका P से क्या आ जाएगा, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स भी रिलेटेड पर्सन में आते हैं। S से क्या आएगा सर, शेयर्स अगर आपने 25% या फिर उससे ज़्यादा होल्ड कर रखे हैं तो फिर उस एंटिटी को, जैसे मान लो A, B और C, ठीक है, C ने A लिमिटेड के मान लो 26% होल्ड कर रखा है और इसका 30% होल्ड कर रखा है, तो A और B भी क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, FA फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली में हमेशा ध्यान रखना, स्पाउस और चिल्ड्रन तो ऑलवेज आते हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है, हमेशा आते हैं, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, ये कब आपके रिलेटेड पर्सन में आएंगे, ओनली व्हेन दे आर व्हाट, डिपेंडेंट। समझ आई बात? तो ध्यान रखना, ये ऑलवेज फैमिली में आएंगे, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये आपका तभी रिलेटेड पर्सन में आएंगे, तभी फैमिली में इंक्लूड होंगे जब आपके ऊपर ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अगर ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, खुद का पैसा बढ़िया कमा ले रहे, खुद से सब कर ले रहे, तो फिर इनको अपन रिलेटेड पर्सन में नहीं मानेंगे। ठीक है, एस से आ जाएगा सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर, आप अकेले एजेंट हो तो आप भी क्या बन जाओगे, रिलेटेड पर्सन बन जाओगे। मैं अगर बुक्स मान लो यहाँ पे बेचना स्टार्ट करी हो, मैं एक अकेला डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रखा है जो मेरा सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो भी क्या बन जाएगा, रिलेटेड पर्सन बन जाएगा। लास्ट ई, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ये दोनों भी क्या बन जाते हैं, आपके रिलेटेड पर्सन बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं सर अपन बिजनेस में। बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है सर, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, जो भी, इवन इफ देर इज नो पेक्यूनियरी बेनिफिट, पेक्यूनियरी मतलब मॉनिटरी बेनिफिट, हर तरह की चीज़ आपकी क्या होगी, बिजनेस होगी। चाहे बिजनेस से रिलेटेड कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी हो, वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक महीना कुछ भी सेल नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस नहीं करो, सेल नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, बिजनेस तो बिजनेस है। ठीक है, फिर आपने अगर बिजनेस के पर्पस के लिए कुछ अपना कैपिटल गुड्स एक्वायर किया, सप्लाई किया, ठीक है, फिर आप क्लब या फिर एसोसिएशन उनके मेंबर्स को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ ऐसा एडमिशन, मतलब जैसे कोई इवेंट्स रखा जहाँ पे आप पैसे लेके एडमिशन लेते हो, बस सारे लोगों का, कुछ कोई कॉन्सर्ट है तो आप क्या करते हो, पैसे लेते हो, फिर आप क्या करते हो, उनका एंट्री करवाते हो, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग वे ऑफ टोटलाइजर और लाइसेंस टू बुक मेकर, एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, ये सब तरीके की क्या होते हैं, आपके बिजनेस होते हैं। कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, दैट टू ऑल्सो इंक्लूड इन द बिजनेस। पर्सन, सब पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल नहीं होता, पर्सन मतलब सब होते हैं, ऑफिसर, डायरेक्टर, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन। अच्छा, पर्सन में यहाँ पे बताया गया कि रिलेटेड पर्सन कब माना जाएगा, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। समझ आई बात? चलो, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर सप्लाई। ठीक है, आ जाओ।